तो अगर आपको सब चीजें आती हैं तो फिर आपको पेपर देने की जरूरत क्या है। और फाइनल चीज बस मैं ये कहना चाहती हूँ, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ तनीषा त्यागी। देखो, अब नीट में बहुत बहुत कम टाइम बचा है और इस टाइम पे अपने मॉक टेस्ट देने सभी ने स्टार्ट कर दिए होंगे। और इनकेस अगर आपने मॉक टेस्ट भी स्टार्ट नहीं किया है तो कहीं ना कहीं पार्ट टेस्ट तो अभी आप लोगों के फाइनली चल रहे होंगे। तो अभी मैं आप लोगों को अपना पूरा जर्नी या फिर पूरा मैं आपको पूरा सब कुछ बताने वाली हूँ कि किस तरह से मेरा मॉक टेस्ट में क्या स्कोर रहा था स्टार्टिंग में, और एंडिंग में जाते जाते मेरे मॉक टेस्ट के स्कोर में किस तरह का ग्राफ रहा कि कभी इंक्रीज कर रहा है स्कोर, कभी डिक्रीज कर रहा है, और किस तरह एंडिंग में मेरा एक अच्छा स्कोर आने की वजह से मेरे को फाइनली मेरा कॉलेज मिल गया। तो अब हम अपनी वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो मैंने अपनी प्रिपरेशन लास्ट ईयर मिड फेब से स्टार्ट की थी। 15 फेब से मैंने अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट किया था फिर से। और उस टाइम पे स्टार्टिंग में मैंने अपने पार्ट टेस्ट दिए थे। अगर मैं पार्ट टेस्ट के बारे में बताऊं तो देखो, पार्ट टेस्ट में तो मेरा सही स्कोर चल रहा था, मतलब मेरा 580 या फिर 600 समथिंग मेरा यही स्कोर रहता था पार्ट टेस्ट में। बट जिस टाइम पे मैंने अपने फुल सिलेबस टेस्ट स्टार्ट किए थे मेरा स्कोर 400 समथिंग था। मतलब ऐसा हो सकता है कि फिलहाल आपका भी स्कोर कम आ रहा हो, तो पता है उस चीज पे ऐसे डिमोटिवेटेड फील नहीं करना। उस टाइम पे पता है ये होता है कि हमें अपने आप को संभालना होता है कि भाई चलो ठीक है, इस टेस्ट में हमारा स्कोर कम आ गया, हम इसकी मिस्टेक्स देखेंगे, इस टेस्ट से अगले टेस्ट में उन मिस्टेक्स को हम रिपीट नहीं करेंगे। इस तरह से अपनी चीजों को लेके चलना होता है। तो जब फर्स्ट टाइम मेरा स्कोर 400 समथिंग आया था, मेरे को जनरली बहुत 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 ज्यादा बुरा लगा था। मेरे दिमाग में इतने सारे नेगेटिव थॉट्स आए थे उस टाइम पे कि तनीषा तू तो अच्छे से पढ़ रही थी, तूने तो सब कुछ तैयार किया था, तेरा तो सब कुछ प्रिपेयर था, फिर भी तेरा स्कोर 400 समथिंग आया। तो मतलब बुरा तो बहुत लगा था मुझे भी। बट उस टाइम पे फिर मैंने अपने आप को थोड़ा रिलैक्स किया। फिर उस टेस्ट में मैंने क्या किया, मैंने अपनी सभी मिस्टेक्स पे ध्यान दिया। टाइम पे मैंने अपने सभी क्वेश्चंस को डिवाइड कर दिया था कि हाँ भाई, जो मेरी इसलिए मिस्टेक थी वो ये क्वेश्चंस है, जिनके मेरे को कॉन्सेप्ट नहीं पता वो ये क्वेश्चन है, जिन क्वेश्चन को मैंने जल्दबाजी में गलत कर दिया वो ये क्वेश्चन है। इस तरह से करके फिर मैंने पूरे पेपर को अच्छे से 2-3 घंटे देके उसे अच्छे से एनालाइज किया। एक चीज ध्यान रखो, तुम अगर कोई भी टेस्ट दे रहे हो और मान लो उस टेस्ट में तुम्हारा 650 स्कोर भी आ गया, इवन तुम्हारा 700 स्कोर आ गया, पर अगर तुमने उस पेपर को दोबारा से एनालाइज नहीं किया तो उस पेपर का तुम्हें कोई बेनिफिट नहीं होगा। ये एक सिंपल सी बात होती है। पेपर का एनालिसिस बहुत 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 जरूरी होता है। जब मेरा 400 समथिंग स्कोर था, मैंने अपने पेपर को उठाया, मैंने 2-3 घंटे आराम से देखे उस पेपर में, ये पता किया कि हाँ भाई मेरी क्या क्या गलतियां थी और किस तरह की मैंने गलतियां की थी। पूरा एनालिसिस होने के बाद, अपनी गलतियों को अपनी मिस्टेक नोटबुक में लिखने के बाद, हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन लिखने के बाद, तब मैंने अपनी रियलिटी को पहचाना। ये कुछ क्वेश्चन थे जिनके मेरे को कॉन्सेप्ट नहीं पता थे और इस तरह के कॉन्सेप्ट नीट में नहीं आते हैं, और ये क्वेश्चंस थे जो कि मेरे पे आने चाहिए थे पर फिर भी मैंने गलत किए। तो वहां से मैंने खुद को डिमोटिवेट ना करके अपने आप को मोटिवेट किया कि चलो तनीषा, इस बार तो मेरे कम आ गए पर अगली बार से देखो अच्छा स्कोर करना है। और पता है फिर मैंने क्या किया, देखो जो सिली मिस्टेक थी उन्हें मैंने दोबारा सोल्व करा क्वेश्चंस को। जिनमें मेरी मिस्टेक्स मैंने मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक की थी उन्हें मैंने दोबारा से सोल्व करा। जो ऐसे थे कि जिनके कॉन्सेप्ट मुझे नहीं आते थे बट वो कॉन्सेप्ट नीट में आते हैं, उन क्वेश्चंस को मैंने अच्छे से समझा, उनका सोल्यूशन अच्छे से अपने क्वेश्चन पेपर में लिखा और उसी के कॉन्सेप्ट को मैंने वहीं पे ऐड ऑन कर दिया। अब अपनी सभी गलतियों को देखने के बाद जो अब मेरा सेकंड टेस्ट था उसमें मेरा स्कोर आया 517। तो अब मैं यहाँ पे साइड में अपनी ओएमआर आपको दिखाऊंगी। उस टाइम पे मैंने क्या किया था, मैंने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज परचेज की, बट मेरे को एक चीज पता थी कि ऑनलाइन टेस्ट के कोई ज्यादा बेनिफिट तो नहीं होते हैं, क्योंकि हमें नीट वाले दिन ऑफलाइन टेस्ट देना है, हम पे ऑफलाइन तरीके से ही पेपर को सोल्व करना आना चाहिए। तो उस टाइम पे मैं अपनी पीडीएफ को प्रिंट कराती थी और ये मैंने ओएमआर की एक नोटबुक ले रखी थी और इसमें मैं अपनी ओएमआर को फिल करके अपना स्कोर देखती थी। तो इस ओएमआर में आप देखो, मैंने अपनी फिजिक्स की मिस्टेक्स लिख रखी है कि हाँ भाई फिजिक्स में इतने क्वेश्चन मैंने लेफ्ट करे हैं, इतने क्वेश्चन मेरे रॉन्ग है और इतने क्वेश्चन मेरे राइट है। सेम ही चीज मैंने अपनी बायो में और अपनी केमिस्ट्री में भी कर रखी है, जिससे कि मैं उसे एनालाइज कर पाऊं बाद में कि हाँ भाई इतने क्वेश्चन मैंने छोड़े थे तो मैंने क्यों छोड़े थे, इतने क्वेश्चन मेरे गलत थे तो मेरे क्यों गलत थे, और इतने क्वेश्चन मेरे सही थे। तो उस चीज को कंफर्म करने के लिए मैं अपने पेपर को हमेशा दोबारा पूरा सोल्व करती थी। इसके बाद जो मैंने टेस्ट दिया था उसमें मेरा स्कोर आया 542। अब आप खुद एक चीज को समझना कि देखो मेरा स्कोर 430 था, नेक्स्ट टेस्ट में 517, उससे नेक्स्ट टेस्ट में 542। तो आप लोग खुद देख रहे हो कि ग्रेजुअली टेस्ट में नंबर किस तरह से इंक्रीज होते हैं। देखो, अगर आप टेस्ट दे रहे हो पर अगर आप उसे एनालाइज नहीं करोगे ना तो सच में आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। अगर आप टेस्ट देते हो, आप उसे एनालाइज करते हो, आप उसकी सभी गलतियों को पता करते हो कि हाँ भाई मेरे को गलतियां पता होनी चाहिए, मैं अगली बार से इन गलतियों को रिपीट नहीं करूंगा, तो इस हिसाब से फिर आपका स्कोर इंक्रीज होगा। बट वहीं पे अगर आप इस हिसाब से चल रहे हो कि हाँ भाई टेस्ट देना है, टेस्ट दे दिया मैंने, मेरा तो अच्छा 600
600 समथिंग स्कोर आया है और अब मैं इसे एनालाइज नहीं करूंगा, बाद में कोई बेनिफिट नहीं होगा आपके उन टेस्ट का। वो टेस्ट आपके रखे के रखे रह जाएंगे, आपको कुछ भी मिस्टेक समझ नहीं आएगी अपनी, यहाँ भाई आपने क्या मिस्टेक की थी और क्यों आपके नंबर, वो जो 120 नंबर आपके कटे हैं वो क्यों कटे हैं। तो अपनी मिस्टेक्स का तो जरूर पता लगाओ। उससे नेक्स्ट टेस्ट में मेरा स्कोर आया 577, तो अभी तक तो मेरा स्कोर ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है। फिर उसके बाद मेरा स्कोर फिर से 548 आया। तो मैं एक चीज और इस चीज से आपको बताती हूँ, देखो ऐसा नहीं होता कि अगर आप पढ़ते जा रहे हो, आप अपनी मिस्टेक को देखते जा रहे हो, आपने सभी चीजें क्लियर कर लिया, आपके डाउट्स भी क्लियर हो गए, तो आपके नंबर भी जरूर ही बढ़ेंगे। ऐसा जरूरी नहीं होता, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि आप पेपर देने के लिए बैठे बट आपका माइंड की फुल कंसंट्रेशन ही नहीं है उस पेपर में। और ऐसा भी हो जाता है कि कभी कभार पेपर इजी आ जाता है, कभी कभार पेपर हार्ड आ जाता है। तो इस एक्सपेक्टेशन को तो बिल्कुल दिमाग से निकाल देना कि हर टेस्ट में आपका स्कोर इंक्रीज करेगा। इनकेस अगर आप अपने टेस्ट को एक लिमिट में उसे स्टेबल करते हो ना, तो भी उसका बहुत बेनिफिट होता है। जैसे कि मेरे टेस्ट में देखो ऐसा तो नहीं था कि मेरा ग्राफ बिल्कुल इंक्रीज कर रहा है कि हाँ भाई नंबर मेरे बढ़ते जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ बट इतना था कि हाँ भाई मेरा एक लिमिट तक एक स्कोर मैंने बैलेंस कर लिया था कि हाँ भाई मेरा स्कोर 540 से लेके 580 तक या फिर 600 तक मेरा स्कोर आएगा आराम से। ये मैंने स्टेबल कर लिया था अपने स्कोर को। और स्कोर को स्टेबल करना पता है बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एक टेस्ट में तो हर इंसान अच्छे नंबर ला सकता है कि अरे भाई उस टेस्ट में मेरे 670 स्कोर था, हर इंसान ला सकता है एक टेस्ट में अच्छे नंबर, बट उन्हीं मार्क्स को एंडिंग तक मेंटेन करके रखना वो बहुत मुश्किल होता है। और उसके बाद मेरा स्कोर आया 552 और फाइनली जिस दिन मेरा नीट का पेपर था उस दिन मेरा स्कोर आया 662। तो अब देखो, अब मैंने आपको अपने सभी मार्क्स बता दिए कि कैसे मेरा स्कोर 430 से उठा के मैं 662 तक अपने स्कोर को पूरे को लेके गई थी। अब इसमें ऐसे भी था कि हाँ भाई कभी मेरा ग्राफ ऐसे चला कि इंक्रीज कर गए मार्क्स, फिर और इंक्रीज कर गए, फिर डिक्रीज कर गए, फिर इंक्रीज कर गए, फिर डिक्रीज कर गए, और फिर फाइनली नीट वाले दिन मेरा स्कोर 662 रहा। तो इस पूरी बातों से आप लोग क्या सीखे? पहला पॉइंट तो आपको ये समझना चाहिए कि आपका पेपर का एनालिसिस करना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। पर अगर इनकेस आप ऐसा कर रहे हो कि आप पेपर देते हो बट पेपर को एनालाइज नहीं करते और आपके नंबर भी अच्छे आ रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं है। अगर आपको आपकी मिस्टेक्स नहीं पता कि आप किस तरह की मिस्टेक करते हो, आप किस टॉपिक में वीक हो, आपने क्या क्वेश्चन किस वजह से गलत किया, तो कोई फायदा नहीं है फिर आपको उस पेपर का देने का। क्योंकि एक चीज समझो, अगर आपको सब चीजें आती हैं तो फिर आपको पेपर देने की जरूरत क्या है? मतलब एक चीज समझो ना, बहुत बेसिक सी चीज है ये। हम क्यों एग्जाम देते हैं, हम क्यों अपने पेपर देते हैं, हम क्यों अपने नीट के मॉक टेस्ट देते हैं? अगर सभी चीजें हम पे आती है तो हमें क्या जरूरत है मॉक टेस्ट देने की? वो हम इसलिए देते हैं कि हमें हमारी मिस्टेक पता चले, हम उस पेपर को एनालाइज करें। तो जिस काम के लिए आप उन मॉक टेस्ट को दे रहे हो एटलीस्ट उसे एनालाइज करो। अगर आप अपने पेपर को एनालाइज नहीं करोगे, अगर आप अपनी गलतियों को नहीं देखोगे, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा उसका आपका, सीरियसली। तो अपनी मिस्टेक्स को देखो। दूसरी चीज हमने देखी कि अपनी मिस्टेक्स को थोड़ा ऐसे डिवाइड कर दो कि हाँ भाई इस टॉपिक से इतनी मिस्टेक थी और ये मेरी सिली मिस्टेक थी, ये टॉपिक मेरे पे आते ही नहीं थे। और तो इस तरह से अपनी मिस्टेक्स को डिवाइड करो। और हाँ, इस टाइम पे अपने कॉन्फिडेंस को बिल्कुल लूज मत करना, बिल्कुल भी नहीं। पता है तुम्हें काफी सारे ऐसे लोग मिलेंगे, मतलब मुझे तो बहुत सारे ऐसे लोग मिले थे जो कि पता है पूरे साल तो तुमसे कॉन्टेक्ट नहीं रखेंगे, बात नहीं करेंगे, बट एंडिंग में आ जाएंगे तुम्हारी लाइफ में एकदम एंटर करके कि चलो ऐसा करते हैं हम साथ पढ़ते हैं। और उन लोगों का पता है ओवरऑल मोटिव क्या होता है कि भाई देखो तुम तो अच्छा पढ़ रहे हो, हम तुम्हारी लाइफ में आएंगे, अब तुम जो पढ़ोगे हम तुम्हें भी नहीं पढ़ने देंगे। उनका जेन्युइनली यही मोटिव होता है। तो उन लोगों से इस टाइम पे थोड़ा गैप बना के रखना कि चल भाई दोनों मिलके हम 2 महीने में नीट को करते हैं, नहीं, तुम अकेले कर लोगे पर तुम दोनों एक साथ मिलके नहीं कर पाओगे, वो बहुत 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 मुश्किल होगा। तो समझो, मतलब इस टाइम पे थोड़े अपने कॉन्फिडेंस को लूज मत करना और गलत लोगों के कांटेक्ट में मत आना। लोग मतलब नहीं चाहते कि उनसे आगे कोई भी निकले, चाहे वो कोई भी इंसान क्यों ना हो। सब अपना अच्छा चाहते हैं, दूसरों का नहीं चाहते। तो ऐसे टॉक्सिक लोगों से थोड़ा बच के रहो। और फाइनल चीज बस मैं ये कहना चाहती हूँ, देखो नीट का स्कोर मॉक टेस्ट के स्कोर से अलग होता है, काफी अलग होता है। हाँ मतलब ऐसा होता है कि कुछ लोगों के लिए ऐसा होता है कि हाँ भाई उनका मॉक टेस्ट में अच्छा चल रहा था, उस दिन भी अच्छा स्कोर आ गया। पर देखो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, लास्ट ईयर मेरा फुल सिलेबस मॉक टेस्ट में 600 समथिंग स्कोर था सभी मॉक टेस्ट में, स्टिल मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। बट इस बार मेरा मॉक टेस्ट का मैं आपको पूरा ग्राफ बता चुकी हूँ, पूरे नंबर बता चुकी हूँ, और इस बार मेरा सिलेक्शन हो चुका है। तो कभी कभार चीजें टाइम भी मांगती हैं, तो अपना पेशेंस रखो, अपना डेडिकेशन को मेंटेन रखो और अपना अच्छे से अपने नीट के लिए पढ़ते रहो। तो आज की वीडियो में यही खत्म करती हूँ, और अगर आपको इसके अलावा कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।